अध्यक्ष महोदय, साथी वक्तागण और प्रिय मित्रों, पहले तो मैं राकेश पाठक जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी अगली किताब में इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को टटोला है और इस प्रकार से टटोला है जो हमको एक मार्गदर्शन देता है कि इतिहास को कैसे देखा जाए। इतिहास तो है, देखने के तरीके अलग अलग हैं। आज भी इतिहास के देखने के 2-3 तरीके चल रहे हैं, इस बात को ख्याल कीजिए। मैं थोड़ा, अगर अध्यक्ष महोदय परमिट करें तो मैं इसको थोड़ा व्यापक रूप में ले चलना चाहूँगा, अगर थोड़ा हमारे पास वक्त है तो, क्योंकि इतिहास की घटनाएं सिर्फ एक तरह है और उसका विश्लेषण करना एक और बात है। मुझे जिस बात ने इस किताब के बारे में प्रभावित किया है वो इतिहास के विश्लेषण का तरीका। घटनाएं वही हैं और उसको देखने का जो नज़रिया है उसको बहुत बेहतरीन ढंग से, जिसको मैं एक तरीके से कहूँगा साइंटिफिक वैज्ञानिक तौर से देखने का जो तरीका इन्होंने अपनाया है वो बहुत प्रशंसा के लायक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी कलम से ऐसी ही चीज़ें और निकलेंगी जो हमको इतिहास की सही जानकारी देकर एक अच्छे भविष्य पर जाने के लिए, संघर्ष करने के लिए प्रेरित करेगी। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? अब मेरे परिचय में जब मेरा परिचय दिया जाता है मुझे बड़ा एम्बेरस होता है। अंग्रेज़ी का वर्ड पता नहीं, हिंदी बता दीजिए क्या है। बड़ी बड़ी झेप सी होती है। मुझे इतिहासकार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर आप कभी सोचते क्यों नहीं है कि ये बंदा IIT में क्या कर रहा था 27 साल तक? सोचिए, वहाँ तो इतिहास का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो दोस्तों, मैं पेशे से इतिहासकार नहीं हूँ। मुझे इतिहास का अध्ययन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि मुझे सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष करना है और सांप्रदायिकता आज इतिहास को अपना एक बड़ा हथियार लेके चल रही है। ये इतिहास के माध्यम से वो आज सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक नफरत पैदा कर रही है। इसलिए मुझे इतिहास का अध्ययन करना पड़ा और आज शायद पिछले 25-30 सालों में एक एक चीज़ का अध्ययन करके मैंने एक विद्यार्थी के रूप में, और मैंने उसमें एक ही बात देखी कि मैंने उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण डालने की कोशिश की। ये मेरा एक अपना समझ है, क्योंकि इसके बगैर जो मेरी ट्रेनिंग थी एक वैज्ञानिक के रूप में, उसमें यही एक तरीका था जिससे मैं इतिहास को देख सकता था। तो शुरुआत में खैर ये 1857 के बारे में मैं उसको संदर्भ में रखना चाहता हूँ कि 1857 हमारे इतिहास में कितना बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल उसने किया, उसको मैं एक अलग तरीके से बताना चाहता हूँ। और अलग तरीके से इसलिए बताना चाहता हूँ कि 1857 में जब सिंधिया जैसे लोगों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया तो अंग्रेज़ों की सत्ता बच गई। पर एक बात उनको क्लियर हो गई कि अगर यहाँ हिंदू मुसलमानों में एकता बनी रही तो हमारा राज्य यहाँ नहीं चल सकता। एक तरफ मंगल पांडे है, बहादुर शाह जफर है, झांसी की रानी है, तात्या साहब टोपे है, नाना साहब पेशवा है, सब मिल रहे हैं। ऐसी ऐसी बटालियंस हैं जिसमें कोई जो सरदार है वो मुसलमान है और सैनिक हिंदू हैं, सरदार हिंदू है और सैनिक मुसलमान है। इस प्रकार की पूरी बटालियंस 1857 में बिखरी पड़ी है। तो अंग्रेज़ क्या करेंगे? अंग्रेज़ वही करेंगे जो साम्राज्यवादी ताकतें करती हैं, फूट डालो और राज करो। और इस फूट डालो और राज करने की नीति की इसकी स्थापना, इसकी नींव पहले भी डल चुकी थी। 1818 में क्या हुआ कि जेम्स मिल नाम के एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, प्रोफेशनल हिस्टोरियन। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स यहाँ भारत में आते थे तो उनको भारत की समझ हो इसलिए उन्होंने एक इतिहास लिखा। पर इतिहास लिखते समय उन्होंने उसमें विभाजन के बीज डाल दिए। जरा सोचिएगा इस बात को। उन्होंने इतिहास को, भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटा: हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश युग। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आप इसमें समझ गए उनकी चालाकी क्या है? हिंदू युग है, मुस्लिम युग है, पर क्रिश्चियन युग नहीं है। क्रिश्चियन के बदले क्या है? ब्रिटिश युग। ये चल ख्याल कीजिए। तो खैर, अब हिंदू युग भी कहाँ हिंदू युग था? उसमें अगर आप देखें तो शाक, हूण, ग्रीक भी आए थे। कितने सारे राजाओं ने एक के बाद एक राज किया था। और क्या हिंदू राजा, इस पर भी मैं आऊँगा, क्या हिंदू राजा केवल हिंदू धर्म के आधार पर राज करते थे? क्या हिंदू राजा हिंदुओं के लिए राज करते थे? अगर हिंदुओं के लिए राज करते तो हिंदू गरीब किसानों से लगान वसूल करना बंद कर देते। ये मेरी समझ है।
पर वो कोई हिंदू युग नहीं था। फिर मुस्लिम युग में तो और थोड़ा सा मैंने ज़्यादा अध्ययन किया है। मुस्लिम युग देखिए, जिसको ये मुस्लिम युग कहते हैं। अब उसमें शुरुआत से लेकर देखिए तो बाबर यहाँ आया या बुलाया गया? ख्याल कीजिए, बाबर यहाँ खुद होकर नहीं आया। बाबर को यहाँ आने का निमंत्रण जिसने दिया था उसका नाम था राणा सांगा। सरप्राइज नंबर 1। बाबर यहाँ के राज्य करता है और मरते समय वसीयत लिख कर जाता है, जो आज भी दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में है। उम्मीद है वो बनी रहेगी, क्योंकि सरकार ऐसी है, क्या गायब कर देगी किसी को पता नहीं। बाबर अपनी वसीयत में क्या लिखता है? बेटा हुमायूं, अल्लाह का शुक्र करो कोई इतनी अच्छी पृथ्वी पर राज्य करने का उसने मौका हमको दिया है, पर बेटा याद रखो यहाँ के बहुत सारे लोग हिंदू हैं। हिंदू लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, गाय को पवित्र मानते हैं। तुम मंदिरों को टूटने मत देना, गाय की हत्या मत करवाना। कौन लिख रहा है? बाबर। और आज हमारी सोच क्या है उसको भी जरा सोचिएगा। तो क्या, अब मुस्लिम युग की बात करते हैं। कौन हिंदू कौन मुसलमान, जरा आप ही फैसला कर दीजिए। ये अकबर के 9 रत्न तो सब जानते हैं, बहुत एलिमेंट्री। मेरा इतिहास बहुत प्राथमिक है। अकबर के 9 रत्न, 9 रत्नों में एक है बीरबल, एक है राजा टोडरमल। अब बीरबल के तो हमको लगता है वो जोक सुनाने के लिए अपॉइंट हुआ था, और वो एक चालाक मंत्री था। पर राजा टोडरमल के बारे में तो आप जानते होंगे। राजा टोडरमल क्या करते थे? राजा टोडरमल अकबर के दरबार में वही काम करते थे जो आज नरेंद्र मोदी सरकार में निर्मला सीतारमण करती है। अभी इसकी बात होगी। फिर वो और एक राजा की बात आती है हमारे महाराष्ट्र में, उसके नाम पे कई बार दंगे करवाए जाते हैं। अभी भी कोशिश हुई कि वो शिवाजी जयंती पे किसी ने अकबर का, ये औरंगजेब का डीपी, औरंगजेब नाम लेते ही कपकपी आती है। अब औरंगजेब का डीपी लगाया तो औरंगजेब के बारे में भी अध्ययन करने की कोशिश की मैंने। औरंगजेब और शिवाजी का युद्ध हिंदू मुसलमान के रूप में प्रस्तुत किया गया। किसने प्रस्तुत किया? ये अंग्रेज इतिहासकारों ने प्रस्तुत किया। स्वीकार किसने किया? स्वीकार किया सांप्रदायिक ताकतों ने, जो यहाँ की राष्ट्रीय ताकतें थी, गांधी और नेहरू। उन पर मैं थोड़ा चाहूँगा, अगर आप मुझे अनुमति दें। उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। थोड़ा एक उदाहरण दे देता हूँ। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका पूरा नाम लेना पड़ता है, नहीं तो महाराष्ट्र में बड़ी मुसीबत हो जाती है। सिर्फ शिवाजी कह दो तो बड़ी मुश्किल मुसीबत में पड़ जाओगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, अब उनकी लड़ाई औरंगजेब से भी हुई, पर कोई ये नहीं बताता कि औरंगजेब वहाँ खुद नहीं आया था। औरंगजेब के बदले जो आए थे उनका नाम था राजा जय सिंह, और जय सिंह के साथ सम्मानित दूसरे राजा थे राजा जसवंत सिंह। और इसी औरंगजेब, जिसको सबसे खराब, क्रूर, हिंदू विरोधी माना जाता है, उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे राजा रघुनाथ बहादुर। अब ये इसको मुस्लिम युग अंग्रेज कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? उनके पीछे एक डिज़ाइन है। डिज़ाइन क्या है कि उनको मुस्लिम आक्रांता, ये मुस्लिम आक्रांता शब्द तो आप बार बार सुनते होंगे ना, खासकर हमारे वो जो आज का सबसे बड़ा संगठन है, पहले खाकी चड्डी पहनता था, वो आजकल तो प्रमोशन सबका होता है, उनका भी प्रमोशन हो गया, फाका चड्डी से फुल पैंट पे आ गए, तो बोले मुस्लिम आक्रांता यहाँ इस्लाम लाए। अब ये अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ के हिंदू मुसलमानों में बंटवारा किया जाए, और इसी के लिए कहते हैं कि भाई ये मुसलमान राजा मंदिर तोड़े, उसको अपने आप में बड़ा टॉपिक है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। एक बाबरी मस्जिद का हो गया, अभी वो काशी का कौन सा है वो विश्वनाथ ज्ञानव्यापी, उसके मामला चल रहा है। ज्ञानव्यापी का मामला भी बड़ा मज़ेदार है। अभी आप बाहर एक सॉरी खुद की किताब के बारे में कह देता हूँ, हम प्रोफेसर रविकांत ने एक किताब को एडिट किया है। बेचारे रविकांत जी ने विश्वनाथ के मंदिर तोड़ने की असली कहानी बता दी, तो 2 दिन को जेल में जाना पड़ा, इसलिए मैं वो कहानी रिपीट नहीं करूँगा। आप पट्टा भी सीताराम भैया की किताब पढ़ लीजिएगा। वो क्या बताते हैं कि विश्वनाथ का मंदिर क्यों तोड़ा गया, क्योंकि अभी इशारों में कहूँ तो विश्वनाथ के मंदिर में एक आसाराम बापू टाइप केस चल रहा था, और उसके कारण उसको मंदिर का अपवित्रता के कारण तोड़ा गया। तो ये जो इतिहास की समझ जानबूझकर लाई गई अंग्रेजों के द्वारा, इसको राष्ट्रीय आंदोलन ने स्वीकार नहीं किया। इसको स्वीकार किसने किया? एक तरफ मुस्लिम लीग ने और दूसरी तरफ हिंदू महासभा, और वो संगठन जिसका मैं नाम मैंने लिया, आपने पहचान लिया,
हाँ करेक्ट, वो इन दोनों ने स्वीकार किया। इसको कहते हैं कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास को धर्म के चश्मे से देखने का तरीका। क्या राजा को बताया जाता है ये राजा हिंदू है या मुसलमान है। अब वास्तव में देखा जाए तो न मुसलमान राजा इस्लाम के लिए काम करता है, ना हिंदू राजा हिंदू धर्म के लिए काम करता है। राजा का सिंपल अगर ऑप्शन दे दूं, राजा लोग राज्य क्यों करते हैं ना, ऑप्शन ए धर्म के नैतिक मूल्यों के लिए, ऑप्शन बी सत्ता और संपत्ति के लिए। तो क्या जवाब होगा? बी, ऑब्वियसली सत्ता और संपत्ति के लिए। और हम अब छाती पीटते रहते हैं, वो मुसलमान राजाओं ने हमारा इतना अत्याचार कर दिया। और ये बात केवल यही नहीं है, पाकिस्तान की एक घटना जो वीर संघवी ने अपने लेख में लिखी उसको मैं बताना चाहूँगा। इस प्रकार का इतिहास जो अभी धीरे धीरे भारत में लाया जा रहा है, और राकेश जी को मैं इसीलिए ज़्यादा धन्यवाद दूंगा कि उस प्रकार के इतिहास को जो नफरत फैलाने की बात करता है उसके विरोध में यही साइंटिफिक रैशनल इतिहास काम में आएगा। तो मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की। भारत के एक बड़े राजनयिक पाकिस्तान गए, अपने काउंटर पार्ट से मिल रहे थे, तो काउंटर पार्ट मुस्लिम बड़ा ब्यूरोक्रेट वहाँ का। तो उसने अपनी बेटी को बुलाया, बोला बेटी देखो ये मेरे दोस्त हैं, भारत से आए हैं, ये हिंदू हैं। तो उनकी बेटी ने इनको तुरंत गालियां देना चालू कर दिया। जो शब्द इसने इस्तेमाल किया इनके लिए, हिंदू के लिए, वो शब्द मैं अपने मुंह से कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में भी इसी प्रकार का इतिहास चलता है। मुसलमान राजा एक्सेलेंट, ग्रेट, वेरी गुड एक्सेट्रा, हिंदू राजा कायर, निकम्मे वगैरह वगैरह, ये इतिहास पाकिस्तान में चल रहा है। और यहाँ उसी प्रकार के इतिहास को लाने की बात की जा रही है। अभी कल ही परसों NCERT का एक निर्देश आया कि इतिहास में वही बातें बताओ जो हिंदुओं की वीर गाथाओं की हो। अब हिंदुओं की और हिंदू राजाओं की वीर गाथाओं को आप कैसे भी मिक्स कर सकते हैं? क्या हिंदू राजा हिंदुओं के प्रतिनिधि थे? ये थोड़ा सोच लीजिए। अब लोकशाही का ज़माना है तो ये सवाल पूछा जा सकता है, क्या हिंदू राजा हिंदुओं के लोग प्रतिनिधि थे या राजाशाही में एक अलग प्रकार की व्यवस्था चलती थी? तो दोस्तों सवाल ये है कि मैं जो इस बात में मुझे अध्ययन करने में मजबूर किया वो यही है कि लोगों में आम धारणा जो हमारा फेलियर है एक सामाजिक चेतना के रूप में ये कि अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार का इतिहास यहाँ इंट्रोड्यूस किया उसको एक तरफ मुस्लिम लीग ने उसको एक टिल्ट दिया और दूसरी तरफ हिंदू महासभा RSS ने दूसरा टिल्ट दिया। और RSS का तो आप जानते हैं, RSS की तारीफ भी करना चाहिए। पिछले 95 साल से लगातार रोज के रोज, महीने में 30 दिन, साल में 12 महीने और हर साल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। क्या चलते हैं कि भाई ये मुसलमान वेरी बैड, ये विदेशी थे। अब भाई कौन देशी कौन विदेशी? अब जब वो लोग आते थे तो आर्य भी बाहर से आए। अब तो कंफर्म हो गया है, 3000 पहले आर्य जब आए थे, पॉपुलेशन जेनेटिक्स ने वो सिद्ध कर दिया है। रोमिला थापर वगैरह इतिहासकार तो भाषाई आधार पे, आर्कियोलॉजी आधार पे पहले कहते थे। 1919 में नहीं सॉरी 2019 में टोनी जोसेफ की किताब आई है अर्ली इंडियंस, उसमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स के आधार पर उन्होंने इस क्वेश्चन को सील कर दिया है कि आर्य दक्षिण रशिया से, स्टेपीज रीजन से यहाँ 3000 साल पहले आए। पर यहाँ तो सवाल यही है कि उसको किस प्रकार से रखा जाए, और वो रखने का तरीका जो है उसमें एक सांप्रदायिकता का पुट जो दोनों तरफ से होता है उसने ये किया। अब इसके जवाब में अब महात्मा गांधी जी के बारे में जितना कहा जाए कम है। निश्चित रूप से अशोक जी जो कह रहे थे मैं उसको आगे ही कह दूँ, महात्मा गांधी जब राजनीति में आए पूरी तरह तैयार होकर नहीं आए वैचारिक रूप से। जैसे अंबेडकर और गांधी में मैं ये फ़र्क देखता हूँ। अंबेडकर PhD करते हैं, DSc करते हैं, ये डिग्री लेते हैं, वो अध्ययन करते हैं, पूरा अध्ययन करके तैयार होकर आते हैं। महात्मा गांधी जहाँ से उनको रास्ता मिलता है वो राजनीति में आने की बात करते हैं और उसके आधार पर उनके विचार भी बदलते रहते हैं। और उनके विचार जैसे अशोक जी ने बहुत अच्छे से बताया, 1914 में क्या थे, 1942 में क्या थे, 1946 में क्या थे, वो लगातार समय के अनुसार उनकी परिपक्वता, उनकी समझ में इजाफा होता गया। पर खैर मैं महात्मा गांधी को इसलिए कोट कर रहा था। महात्मा गांधी के खैर हमारे जीवन में बहुत सारे आश्चर्य आते हैं, मुझे भी एक आश्चर्य आया। एक बार मैं हिंद स्वराज पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था और उसमें हिंद स्वराज में मैंने 2-3 पेजेस में महात्मा गांधी का भारत के इतिहास के बारे में विश्लेषण देखा। मुझे तो पहले हैरानी हुई, महात्मा गांधी भी कोई इतिहासकार नहीं थे, पर महात्मा गांधी अपनी समझ से लिखते हैं कि भारत में
हिंदू राजा भी थे, मुसलमान राजा भी थे। हिंदू राजाओं के राज्य में मुसलमान प्रजा फलती फूलती थी, मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू प्रजा फलती थी। ये मिलके भी राज करते थे और आपस में इनके संघर्ष भी होते थे। एक और उन्हीं के चेले जवाहरलाल नेहरू, क्या कहना उनका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात हम सब करते हैं, पता नहीं उसको कितना पढ़ते हैं। मैं अपने मित्र से बात कर रहा था, वो कहते मेरे घर में किताब तो है पर मैं रेफर तभी करता हूँ जब कोई इश्यू आए, वो 2-3 पेज पढ़ लेता हूँ। खैर, मैं आसान रास्ता यहाँ रिकमेंड कर देता हूँ, अगर आपको पूरी वो 600-700 पेज की किताब नहीं पढ़ना तो श्याम बेनेगल का सीरियल भारत एक खोज देख लीजिए। भारत एक खोज में जवाहरलाल नेहरू क्या लिखते हैं कि भारत एक ऐसी सभ्यता के रूप में है जिसमें परत के बाद परत आती गई। आगे आने वाली परतों ने पुरानी परतों को डिस्टर्ब नहीं किया, उसको नाश नहीं किया, और पुरानी परतों ने नई परतों को स्वीकार किया, और इसी को कहते हैं गंगा जमनी तहजीब। जहाँ आज हमारा खाना पीना कैसा है, हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारी सभ्यता में जो बाकी चीज़ें चलती हैं वो दिखती हैं, पर ये खतरा इस बात का है कि इतिहास का सहारा लेकर एक तरफ से भारतीय संविधान पर हमला किया जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत एक खतरे का चिन्ह है। अभी वो जो अपने आप को संघ विचारक कहते हैं, उसमें बहुत सारे आइडियोलॉग आ गए हैं। एक तो जेएनयू की वाइस चांसलर आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। जेएनयू तो खैर मेरे लिए बहुत आदर्श संस्था रही है कुछ सालों पहले तक। अब जेएनयू की वाइस चांसलर लिखती हैं कि भारतीय संस्कृति यानी वैदिक मूल्य और मनुस्मृति के मूल्य, ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर है। उसके सामने संविधान क्या चीज़ है। अब संविधान पे जो ग्राउंड लेवल पे हमला होगा वो अलग है, और उसी प्रकार से कई उनके भी विचारक आ गए हैं जो भारतीय संस्कृति के नाम पे ब्राह्मणवादी मूल्यों को मजबूत करना चाहते हैं, सामने लाना चाहते हैं, और भारतीय संविधान को पीछे धकेलना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरा निवेदन केवल एक है, जैसे मेरी खुद की यात्रा रही है, एक पहले वास्तव में बताया जाए तो मैं ज़्यादा ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़ना चाहता था, पर 6 बाबरी मस्जिद के ढाए जाने के बाद जब मैंने आईआईटी में एटमॉस्फेयर देखा कि लोग बाबर के बारे में बात कर रहे हैं, मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि बाबर, अकबर, औरंगज़ेब, उन्होंने जो किया, क्या आज का मुसलमान उसके लिए जिम्मेदार है? नंबर 2, पुष्यमित्र शुक्ल ने जो किया, क्या आज का हिंदू उसके लिए जिम्मेदार है? ये सब चीज़ें जो एक डॉग विसल के रूप में समाज में लाई गई हैं, उसमें इतिहास की केंद्रीय भूमिका रही है। और ये केंद्रीय भूमिका में सांप्रदायिक लोगों ने एक प्रकार से, और जो मैं कहता हूँ कि खास तौर से जो कमज़ोरी रही है वो भारतीय राष्ट्रवादियों की तरफ से कमज़ोरी रही है कि इतिहास की सच्चाइयों को वो समाज तक ले जा नहीं सके। मैं आज पूरी विनम्रता के साथ ये बात कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपने जीवन से एक संदेश दिया, वो संदेश जगह जगह तक पहुंचा। आज दूसरी प्रकार की बात की जा रही है कि ये जो कल्चरल मार्क्सिस्ट हैं, ये कल्चरल मार्क्सिस्ट ये देश को तोड़ने के लिए खड़े हैं। अभी ये 4 दिन पहले दशहरे के बाद एक व्यक्ति ने इस प्रकार का लेक्चर दिया था। तो खैर, ये चीज़ें मैं मानता हूँ कि प्रगतिशील ताकतों ने जो लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, जो भारतीय संविधान के रास्ते पर चलकर समता, बंधुता, स्वतंत्रता को लाना चाहते हैं, सामाजिक न्याय को लाना चाहते हैं, हमने इतिहास की सही समझ को लोगों तक नहीं पहुंचाया। इसलिए लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि मंदिर मुसलमान राजाओं ने तोड़े हैं, उसमें वो राजा हर्षदेव को भूल जाएंगे जिसने कश्मीर में मंदिर तोड़वाए थे। उसमें ये कहा जाएगा कि मुसलमान राजाओं ने इस्लाम के तलवार के जोर पर फैलाया जाएगा, और स्वामी विवेकानंद का ये कथन भुला दिया जाएगा कि ये भारत में जो इस्लाम आया है वो राजाओं के माध्यम से नहीं आया है। जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। स्वामी विवेकानंद, कलेक्टेड वर्ड्स, वॉल्यूम 8, पेज 330। अब ये बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि राकेश जी ने जो काम किया है, ये काम मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर ये काम इसको बहुत आगे ले जाने की ज़रूरत है। कहाँ ले जाने की ज़रूरत है? जन चेतना में। आज एक स्कूल में टीचर एक मुसलमान लड़के को सामने लाती है और बाकी के को कहती है इसको थप्पड़ मारो, एक एक थप्पड़ मारो। अभी मैं पिछले दिनों पता नहीं कहाँ जा रहा था, तो ट्रेन में जा रहा था,
तो पड़ोस में एक लड़की बैठी थी 18-19 साल की, मुसलमान निकली, बोल रही थी मैं कॉलेज में जाती हूँ तो मेरी फ्रेंड्स मेरे को बोलती हैं तू तो मुसलमान है, तू तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों क्रिकेट तो हमारा राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीयता का द्योतक, तो मुसलमान खिलाड़ियों के लिए चीयर कर रही होगी, तेरे बैग में बॉम्ब तो नहीं है। फिर मैं गया उसी शहर में, एक मेरे लेक्चर के बाद कई लोग आए मिलने, तो एक मुस्लिम पॉलिटिशियन निकला, वो बोला मेरा बेटा स्कूल जाता है, मिक्स स्कूल इंग्लिश स्कूल में जाता है, 1 महीने से मुझे बोल रहा है पापा मैं ये स्कूल में नहीं जाऊँगा। पूछा क्यों? तो बोले ये बाकी लड़के मेरे से खेलने से मना कर रहे हैं, कहते हैं कि तू पाकिस्तानी है, हम तेरे से नहीं खेलेंगे। 9-10 साल का लड़का, उसके साथ ये हो रहा है। तो आज समाज में जिस प्रकार से बंटवारा किया जा रहा है उसमें इतिहास का बहुत बड़ा दुरुपयोग किया गया है। मैं इस बात को मानता हूँ कि इतिहास को अगर सही तरीके से समझा जाए तो हम समझ सकते हैं इतिहास में दलितों की क्या परिस्थिति थी, स्त्रियों की क्या परिस्थिति, मजदूरी किस प्रकार से करते थे, व्यापार कैसे होता था, और कई अच्छे इतिहासकारों ने इस बात को सामने लाया है। कमी कहाँ है? तो कमी हमारे राकेश भाई जैसे लोगों की कमी है जो इतिहास को सरल तरीके से, रोचक तरीके से लोगों तक ले जा सके। हम केवल इस बात पर खुश नहीं हो सकते कि हमारे चैनल को देखने वाले 3 लाख लोग हैं, सॉरी किसी के लिए भी 3 लाख लोग हैं, 30 लाख लोग हैं। देश में 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोगों तक पहुंचने वाला एक संगठन बन गया है जो अलग अलग तरीके से इस नफरत के इतिहास को लोगों तक ले जाता है। और ये मोहब्बत की बात को कौन ले जाएगा, ये सवाल मैं आपसे पूछने के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि केवल अच्छी बातें करके समाज बदलेगा नहीं। हमें ये सब कोशिशें इसलिए करना है कि समाज बदले, बेहतर बने, और हम ये दूसरे विवादों से उठकर अपनी तरक्की की बात करें, नेहरू के उस रास्ते पर जाने की कोशिश करें जहां नेहरू 1954 या 56 में भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय कहते हैं ये बांध, ब्रैकेट में मैं जोड़ देता हूँ, ये बांध, ये IITs, ये CSIR, ये इसरो, ये आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान हैं। 1980-90 के बाद जो प्रतिक्रांति आई, वो आपके वो जो रथ यात्री थे वो, अब उन्होंने उसके बाद कहा कि ये क्या नए पूजा के स्थान IIT CSIR की बात कर रहे हो, हमारे पूजा के स्थान तो मस्जिदों के नीचे हैं। मस्जिदें तोड़ो, मंदिर बनाओ, उद्घाटन में से देखने का तरीका, या राजा को बताया जाता है ये राजा हिंदू है या मुसलमान है। अब वास्तव में देखा जाए तो न मुसलमान राजा इस्लाम के लिए काम करता है, ना हिंदू राजा हिंदू धर्म के लिए काम करता है। राजा का सिंपल अगर ऑप्शन दे दूं, राजा लोग राज्य क्यों करते हैं ना, ऑप्शन ए धर्म के नैतिक मूल्यों के लिए, ऑप्शन बी सत्ता और संपत्ति के लिए। तो क्या जवाब होगा? बी, ऑब्वियसली सत्ता और संपत्ति के लिए। और हम छाती पीटते रहते हैं वो मुसलमान राजाओं ने हमारा इतना अत्याचार कर दिया। और ये बात केवल यही नहीं है, पाकिस्तान की एक घटना जो वीर संघवी ने अपने लेख में लिखी उसको मैं बताना चाहूँगा। इस प्रकार का इतिहास जो अभी धीरे धीरे भारत में लाया जा रहा है, और राकेश जी को मैं इसीलिए ज़्यादा धन्यवाद दूंगा कि उस प्रकार के इतिहास को जो नफरत फैलाने की बात करता है उसके विरोध में यही साइंटिफिक रैशनल इतिहास काम में आएगा। तो मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की। भारत के एक बड़े राजनयिक पाकिस्तान गए, अपने काउंटर पार्ट से मिल रहे थे, तो काउंटर मुस्लिम बड़ा ब्यूरोक्रेट वहाँ का, तो उसने अपनी बेटी को बुलाया, बोला बेटी देखो ये मेरे दोस्त हैं, भारत से आए हैं, ये हिंदू हैं। तो उनकी बेटी ने इनको तुरंत गालियां देना चालू कर दिया। जो शब्द इसने इस्तेमाल किया इनके लिए, हिंदू के लिए, वो शब्द मैं अपने मुंह से कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में भी इसी प्रकार का इतिहास चलता है। मुसलमान राजा एक्सेलेंट, ग्रेट, वेरी गुड एटसेट्रा, हिंदू राजा कायर, निकम्मे वगैरह वगैरह, ये इतिहास पाकिस्तान में चल रहा है। और यहाँ उसी प्रकार के इतिहास को लाने की बात की जा रही है। अभी कल ही परसों NCERT का एक निर्देश आया कि इतिहास में वही बातें बताओ जो हिंदुओं की वीर गाथाओं की हो। अब हिंदुओं की और हिंदू राजाओं की वीर गाथाओं को आप कैसे मिक्स कर सकते हैं? क्या हिंदू राजा हिंदुओं के प्रतिनिधि थे? ये थोड़ा सोच लीजिए, अब लोकशाही का ज़माना है तो ये सवाल पूछा जा सकता है, क्या हिंदू राजा हिंदुओं के लोग प्रतिनिधि थे
या राजाशाही में एक अलग प्रकार की व्यवस्था चलती थी। तो दोस्तों सवाल ये है कि मैं जो इस बात में मुझे अध्ययन करने में मजबूर किया वो यही है कि लोगों में आम धारणा जो हमारा फेलियर है एक सामाजिक चेतना के रूप में ये कि अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार का इतिहास यहाँ इंट्रोड्यूस किया उसको एक तरफ मुस्लिम लीग ने उसको एक टिल्ट दिया और दूसरी तरफ हिंदू महासभा आरएसएस ने दूसरा टिल्ट दिया। और आरएसएस का तो आप जानते हैं, आरएसएस की तारीफ भी करना चाहिए। पिछले 95 साल से लगातार रोज के रोज महीने में 30 दिन, साल में 12 महीने और हर साल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। क्या चलते हैं कि भाई ये मुसलमान वेरी बैड, ये विदेशी थे। अब भाई कौन देशी कौन विदेशी, अब जब वो लोग आते थे तो आर्य भी बाहर से आए। अब तो कंफर्म हो गया है, 3000 पहले आर्य जब आए थे पॉपुलेशन जेनेटिक्स ने वो सिद्ध कर दिया है। रोमिला थापर वगैरह इतिहासकार तो भाषा या आधार पे, आर्कियोलॉजी आधार पे पहले कहते थे। 1919 में नहीं सॉरी 2019 में टोनी जोसेफ की किताब आई है अर्ली इंडियंस, उसमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स के आधार पर उन्होंने इस क्वेश्चन को सील कर दिया है कि आर्य दक्षिण रशिया से स्टेपीज रीजन से यहाँ 3000 साल पहले आए। पर यहाँ तो सवाल यही है कि उसको किस प्रकार से रखा जाए, और वो रखने का तरीका जो है उसमें एक सांप्रदायिकता का पुट जो दोनों तरफ से होता है उसने ये किया। अब इसके जवाब में अब महात्मा गांधी जी के बारे में जितना कहा जाए कम है। निश्चित रूप से अशोक जी जो कह रहे थे मैं उसको आगे ही कह दूँ, महात्मा गांधी जब राजनीति में आए पूरी तरह तैयार होकर नहीं आए वैचारिक रूप से। जैसे अंबेडकर और गांधी में मैं ये फर्क देखता हूँ। अंबेडकर पीएचडी करते हैं, डीएससी करते हैं, ये डिग्री लेते हैं, वो अध्ययन करते हैं, पूरा अध्ययन करके तैयार होकर आते हैं। महात्मा गांधी जहाँ से उनको रास्ता मिलता है वो राजनीति में आने की बात करते हैं और उसके आधार पर उनके विचार भी बदलते रहते हैं। और उनके विचार जैसे अशोक जी ने बहुत अच्छे से बताया 1914 में क्या थे, 1942 में क्या थे, 1946 में क्या थे, वो लगातार समय के अनुसार उनकी परिपक्वता, उनकी समझ में इजाफा होता गया। पर खैर मैं महात्मा गांधी को इसलिए कोट कर रहा था, महात्मा गांधी के खैर हमारे जीवन में बहुत सारे आश्चर्य आते हैं। मुझे भी एक आश्चर्य आया, एक बार मैं हिंद स्वराज पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था और उसमें हिंद स्वराज में मैंने 2-3 पेजेस में महात्मा गांधी का भारत के इतिहास के बारे में विश्लेषण देखा। मुझे तो पहले हैरानी हुई, महात्मा गांधी भी कोई इतिहासकार नहीं थे, पर महात्मा गांधी अपनी समझ से लिखते हैं कि भारत में हिंदू राजा भी थे, मुसलमान राजा भी थे। हिंदू राजाओं के राज्य में मुसलमान प्रजा फलती फूलती थी, मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू प्रजा फूलती फलती थी। ये मिलके भी राज करते थे और आपस में इनके संघर्ष भी होते थे। एक और उन्हीं के चेले जवाहरलाल नेहरू, क्या कहना उनका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात हम सब करते हैं, पता नहीं उसको कितना पढ़ते हैं। मैं अपने मित्र से बात कर रहा था, वो कहते मेरे घर में किताब तो है पर मैं रेफर तभी करता हूँ जब कोई इश्यू आए वो 2-3 पेज पढ़ लेता हूँ। खैर मैं आसान रास्ता यहाँ रिकमेंड कर देता हूँ, अगर आपको पूरी वो 600-700 पेज की किताब नहीं पढ़ना तो श्याम बेनेगल का सीरियल भारत एक खोज देख लीजिए। भारत एक खोज में जवाहरलाल नेहरू क्या लिखते हैं कि भारत एक ऐसी सभ्यता के रूप में है जिसमें परत के बाद परत आती गई, आगे आने वाली परतों ने पुरानी परतों को डिस्टर्ब नहीं किया, उसको नाश नहीं किया, और पुरानी परतों ने नई परतों को स्वीकार किया। और इसी को कहते हैं गंगा जमनी तहजीब। जहाँ आज हमारा खाना पीना कैसा है, हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारी सभ्यता में जो बाकी चीज़ें चलती हैं वो दिखती हैं। पर ये खतरा इस बात का है कि इतिहास का सहारा लेकर एक तरफ से भारतीय संविधान पर हमला किया जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत एक खतरे का चिन्ह है। अभी वो जो अपने आप को संघ विचारक कहते हैं उसमें बहुत सारे आइडियोलॉग्स आ गए हैं। एक तो जेएनयू की वाइस चांसलर आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। जेएनयू तो खैर मेरे लिए बहुत आदर्श संस्था रही है कुछ सालों पहले तक। अब जेएनयू की वाइस चांसलर लिखती हैं कि भारतीय संस्कृति यानी वैदिक मूल्य और मनुस्मृति के मूल्य ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर है, उसके सामने संविधान क्या चीज़ है। अब संविधान पे जो ग्राउंड लेवल पे हमला होगा वो अलग है। और उसी प्रकार से कई उनके भी विचारक आ गए हैं जो भारतीय संस्कृति के नाम पे ब्राह्मणवादी मूल्यों को मजबूत करना चाहते हैं, सामने लाना चाहते हैं और भारतीय संविधान को पीछे ढकेलना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरा निवेदन केवल एक है, जैसे मेरी खुद की यात्रा रही है
एक पहले वास्तव में बताया जाए तो मैं ज़्यादा ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़ना चाहता था, पर 6 बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के बाद जब मैंने IIT में एटमॉस्फेयर देखा कि लोग बाबर के बारे में बात कर रहे हैं, मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि बाबर, अकबर, औरंगज़ेब उन्होंने जो किया, क्या आज का मुसलमान उसके लिए जिम्मेदार है? नंबर 2, पुष्यमित्र शुंग ने जो किया, क्या आज का हिंदू उसके लिए जिम्मेदार है? ये सब चीज़ें जो एक डॉग विसल के रूप में समाज में लाई गई हैं, उसमें इतिहास की केंद्रीय भूमिका रही है। और ये केंद्रीय भूमिका में सांप्रदायिक लोगों ने एक प्रकार से, और जो मैं कहता हूँ कि खास तौर से जो कमज़ोरी रही है वो भारतीय राष्ट्रवादियों की तरफ से कमज़ोरी रही है कि इतिहास की सच्चाइयों को वो समाज तक ले जा नहीं सके। मैं आज पूरी विनम्रता के साथ ये बात कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपने जीवन से एक संदेश दिया, वो संदेश जगह जगह तक पहुँचा। आज दूसरी प्रकार की बात की जा रही है कि ये जो कल्चरल मार्क्सिस्ट हैं, ये कल्चरल मार्क्सिस्ट ये देश को तोड़ने के लिए खड़े हैं। अभी ये 4 दिन पहले दशहरे के बाद एक व्यक्ति ने इस प्रकार का लेक्चर दिया था। तो खैर ये चीज़ें मैं मानता हूँ कि प्रगतिशील ताकतों ने जो लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, जो भारतीय संविधान के रास्ते पर चलकर समता, बंधुता, स्वतंत्रता को लाना चाहते हैं, सामाजिक न्याय को लाना चाहते हैं, हमने इतिहास की सही समझ को लोगों तक नहीं पहुंचाया। इसलिए लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि मंदिर मुसलमान राजाओं ने तोड़े हैं, उसमें वो राजा हर्षदेव को भूल जाएंगे जिसने कश्मीर में मंदिर तोड़वाए थे। उसमें ये कहा जाएगा कि मुसलमान राजाओं ने इस्लाम के तलवार के जोर पर फैलाया जाएगा, और स्वामी विवेकानंद का एक कथन भुला दिया जाएगा कि ये भारत में जो इस्लाम आया है वो राजाओं के माध्यम से नहीं आया है। जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। स्वामी विवेकानंद, कलेक्टेड वर्ड्स, वॉल्यूम 8, पेज 330। अब ये बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि राकेश जी ने जो काम किया है, ये काम मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर ये काम इसको बहुत आगे ले जाने की ज़रूरत है। कहाँ ले जाने की ज़रूरत है? जन चेतना में। आज एक स्कूल में टीचर एक मुसलमान लड़के को सामने लाती है और बाकी के को कहती है इसको थप्पड़ मारो, एक एक थप्पड़ मारो। अभी मैं पिछले दिनों पता नहीं कहाँ जा रहा था, तो ट्रेन में जा रहा था, तो पड़ोस में एक लड़की बैठी थी 18-19 साल की, मुसलमान निकली, बोल रही थी मैं कॉलेज में जाती हूँ। तो मेरी फ्रेंड्स मेरे को बोलती हैं तू तो मुसलमान है, तू तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों, क्रिकेट तो हमारा राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीयता का द्योतक, तो मुसलमान खिलाड़ियों के लिए चीयर कर रही होगी, तेरे बैग में बॉम्ब तो नहीं है। फिर मैं गया उसी शहर में, एक मेरे लेक्चर के बाद कई लोग आए मिलने, तो एक मुस्लिम पॉलिटिशियन निकला, वो बोला मेरा बेटा स्कूल जाता है, मिक्स स्कूल, इंग्लिश स्कूल में जाता है, 1 महीने से मुझे बोल रहा है पापा मैं ये स्कूल में नहीं जाऊँगा। पूछा क्यों? तो बोले ये बाकी लड़के मेरे से खेलने से मना कर रहे हैं, कहते हैं कि तू पाकिस्तानी है, तू पाकिस्तानी है, हम तेरे से नहीं खेलेंगे। 9-10 साल का लड़का, उसके साथ ये हो रहा है। तो आज समाज में जिस प्रकार से बंटवारा किया जा रहा है, उसमें इतिहास का बहुत बड़ा दुरुपयोग किया गया है। मैं इस बात को मानता हूँ कि इतिहास को अगर सही तरीके से समझा जाए तो हम समझ सकते हैं इतिहास में दलितों की क्या परिस्थिति थी, स्त्रियों की क्या परिस्थिति, मजदूरी किस प्रकार से करते थे, व्यापार कैसे होता था, और कई अच्छे अच्छे इतिहासकारों ने इस बात को सामने लाया है। कमी कहाँ है? तो कमी हमारे राकेश भाई जैसे लोगों की कमी है, जो इतिहास को सरल तरीके से, रोचक तरीके से लोगों तक ले जा सके। हम केवल इस बात पर खुश नहीं हो सकते कि हमारे चैनल को देखने वाले 3 लाख लोग हैं, सॉरी किसी के लिए भी 3 लाख लोग हैं, 30 लाख लोग हैं। देश में 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोगों तक पहुंचने वाला एक संगठन बन गया है जो अलग अलग तरीके से इस नफरत के इतिहास को लोगों तक ले जाता है। और ये मोहब्बत की बात को कौन ले जाएगा, ये सवाल मैं आपसे पूछने के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि केवल अच्छी अच्छी बातें करके समाज बदलेगा नहीं। हमें ये सब कोशिशें इसलिए करना है कि समाज बदले, बेहतर बने, और हम ये दूसरे विवादों से उठकर अपनी तरक्की की बात करें,
नेहरू के उस रास्ते पर जाने की कोशिश करें जहां नेहरू 1954 या 56 में भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय कहते हैं ये बांध, ब्रैकेट में मैं जोड़ देता हूँ, ये बांध, ये IITs, ये CSIR, ये ISRO, ये आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान हैं। 1980-90 के बाद जो प्रतिक्रांति आई वो आपके वो जो रथ यात्री थे वो, अब उन्होंने उसके बाद कहा कि ये क्या नए पूजा के स्थान IIT CSIR की बात कर रहे हो, हमारे पूजा के स्थान तो मस्जिदों के नीचे हैं, मस्जिदें तोड़ो, मंदिर बनाओ, उद्घाटन। और इसके लिए मेरा निवेदन यही रहेगा। और उसमें मैंने सबसे केंद्रीय बात देखी, सबसे केंद्रीय बात है इतिहास। इतिहास का किस प्रकार से हम देखते हैं, और यही इतिहास का एक और मुद्दा आपको मजाक के तौर पर बता देता हूँ। बाबर अपनी वसीयत में क्या लिखता है, बेटा हुमायूं यहाँ के लोगों में हिंदू भी हैं जो गाय की पूजा वगैरह करते हैं। अभी उसी में पता चला पिछले ये गाय के नाम पर, आपको तो पता होगा कितने लोगों को लिंचिंग किया गया, 100 दलित, 100 मुसलमान, 10 दलित, उना की घटना हुई। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया और पढ़ने लगा ये भी गाय का क्या मामला है, गाय आजकल क्यों चल रही है। तो स्वामी विवेकानंद को फिर से पढ़ा, लेक्चर्स फ्रॉम अल्मोड़ा टू शिकागो। स्वामी जी लिखते हैं वैदिक काल में गाय का मांस खाया जाता था, सॉरी मैं नहीं कह रहा। और फिर मैंने कहा ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरे जो काउ बेल्ट, गोबर पट्टी बोलते, सॉरी अब काउ बेल्ट में गाय का मुद्दा लेके चल रहे हैं। क्या ये वास्तव में गाय को अपनी माँ मानते हैं या वास्तव में गाय की इतनी पूजा करते हैं? तो मुझे पता चला ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये सांप्रदायिक राजनीति वाले लोग एक तरफ इतिहास का दुरुपयोग करते हैं और दूसरी तरफ ये गाय के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। ये कैसे कंफर्म हुआ? साइंस में कंफर्मेटरी टेस्ट होती है, कैसे कंफर्म हुआ? कंफर्म हुआ तब मैं एक बायोग्राफी पढ़ रहा था, वो व्यक्ति की जो हमारे प्रधानमंत्री थे और कविताएं भी लिखते थे। हाँ वही अटल बिहारी, हार नहीं मानूंगा, विजय त्रिवेदी, पेज 236। क्या पढ़ने को मिला? अटल जी अमेरिका गए हुए थे, लेक्चर के बाद खाने का आनंद ले रहे थे। खाने का आनंद ले रहे थे तो पड़ोस के मित्र ने कंधे पे थपथपाया और बोला अटल जी आप क्या कर रहे हो, आप जो खा रहे हो ये तो बीफ है। अटल जी मुस्कुरा दिए, बोले बीफ है तो क्या हो गया, ये इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है। तो दोस्तों मेरा अंत में निवेदन यही रहेगा कि हम जो काम राकेश जी ने किया है इसको जन जन तक पहुंचाएं। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं कि मेरे वीडियो देखने वाले 1 लाख हैं या 1 मिलियन हैं। ये बात समाज में हर घर तक पहुंचनी चाहिए कि हमारी सच्चाई क्या है, जाति व्यवस्था क्या थी, स्त्रियों पे किस प्रकार से अत्याचार होते थे, राजाशाही क्या थी, लोकशाही क्या है, आज़ादी का आंदोलन क्या था, गांधी का योगदान क्या था, नेहरू का योगदान क्या था, भगत सिंह और अम्बेडकर ने क्या किया। ये बातें जन जन तक पहुंचाकर एक अच्छा समाज बनाएं, यही प्रेरणा हम राकेश जी की किताब से लें। धन्यवाद, थैंक यू।